हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि मेजरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 17 यानी कि अध्याय 17। आपका जो चैप्टर नंबर 17 है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे माध्य निकालना, माध्यक निकालना और बहुलक निकालना। यानी कि हमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें हमें माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, यही आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इस क्लास को अच्छे से सुना, तो आपके लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप बेहद ही आसान और सरल तरीके से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि मेजरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 17। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 17.1 मेजरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस टॉपिक की जो 17.1 एक्सरसाइज है, उसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस संबंधित हैं माध्य से। किससे संबंधित हैं? माध्य से। माध्य को समांतर माध्य भी कहा जाता है और इसे औसत निकालना भी कहते हैं, यानी कि राशियों का औसत निकालना। तीनों का मतलब एक ही होता है। यदि आपको समांतर माध्य निकालने के लिए कहा जाए, माध्य निकालने के लिए कहा जाए या औसत निकालने के लिए कहा जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, देखिए, यदि आपको कोई आंकड़े दिए गए हों तो उन आंकड़ों का जो माध्य निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए कि माध्य को लिखते हैं x बार। माध्य को कैसे लिखा जाता है? x बार से। समांतर माध्य, इन सबको क्या लिखेंगे? x के ऊपर बार। ये जब भी आपको ये निशान कहीं मिलता है, ये सिंबल मिलता है, इसका मतलब कि वहाँ पे माध्य के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, और माध्य कैसे निकालते हैं कि यदि आपको कोई आंकड़े दिए गए हों या कोई राशियां दी गई हों तो हम उन सभी राशियों का योग कर लेंगे, यानी कि हम उन सभी राशियों को जोड़ लेंगे। उसे लिख सकते हैं कि भाई आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग या योगफल बटे या भाग देंगे हम उसमें आंकड़ों की संख्या का, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसी तरीके से जब हम औसत निकालते हैं किसी चीज़ों का तो वहाँ लिखते हैं राशियों की संख्या, राशियों का योग, राशियों का योग, यानी कि हमें काफ़ी सारी राशियां दी गई हों और हमें पूछा जाए कि भाई इनका औसत निकालिए, तो उन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, मैथमेटिक्स रूप में देखिए कि जो x निकालते हैं, x बार निकालते हैं हम, यानी कि हम समांतर माध्य निकालते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है? उसे लिखा जाता है जैसे कि ये हो गया आपका समांतर माध्य। इसे निकालने के लिए जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है उसमें हम इसे कैसे लिखते हैं? आंकड़ों के योग को, मान लीजिए कि कोई आंकड़े आपको दिए गए हैं x1, x2, x3, x4 और xn, यानी कि आपको n आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समेशन, यानी कि सिग्मा, सिग्मा x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस और इस तरह से xn, यानी कि इन सभी राशियों का योग। इसका मतलब क्या होता है? समेशन या कहें सिग्मा।
इसे कहा जाता है समेशन या सिग्मा, यानी कि उन सभी राशियों का योग इसका मतलब होता है। और बटे लिखेंगे हम इन राशियों की संख्या, यानी कि x कितने हैं यहाँ पे n, तो यहाँ पे लिखेंगे n का भाग। ठीक है, या इसे लिखा जा सकता है समेशन x बटे n। ठीक है, यानी कि इस समेशन का मतलब होता है कि ये जो x राशियां हैं उन सभी का हमने यहाँ पे जोड़ किया है, इसका मतलब ये है। यानी कि इस टर्म्स को लिखने की बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं समेशन x बटे n। n तो हो गया राशियों की संख्या और x का मतलब कि सभी x राशियों का योग। तो x बार बराबर क्या होता है, यानी कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि समेशन x बटे n। तो माध्य जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और इसी से हम समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हों तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि समांतर जो माध्य होता है वो होता है आंकड़ों की संख्या का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई, आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, उनका योग बटे आंकड़ों की संख्या, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बार इक्वल टू, यानी कि समांतर माध्य कहते हैं इसे, समेशन x बटे n। ठीक है, ये किसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सभी आंकड़ों का योग और ये हो गया आंकड़ों की संख्या। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे x के मान क्या क्या हैं, यानी कि आंकड़ों की संख्या दी गई है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, ये आपको दिया गया है कि ये तो हो गई सभी जो आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कि टोटल आंकड़े कितने हैं, 10 छात्रों के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम आंकड़ों की संख्या कितनी है 10। इन सभी के योगफल में हम 10 का भाग देंगे तो बराबर आएगा। देखिए, इन्हें जोड़ लेंगे, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, यानी कि 30 के लिए लिखेंगे 0 और हासिल 3। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40, 40 और 4 44, 44 और 5 49, 49 और 3 52, 49 और 3 52, यानी कि 520 बटे 10। ठीक है, यानी कि जब इसमें इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 52, या 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 52 अंक, वो आ गया इसका माध्य। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई जब भी हम माध्य निकालेंगे तो हम समेशन x बटे n करके उसका माध्य या समांतर माध्य या औसत निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में दिया गया है।
1720, 1750 और 1760 तथा 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है समेशन x बटे n, या कहें कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यही होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कि भाई आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग करना है और उसमें आंकड़ों की संख्या जितनी है उनका भाग देना है। ठीक है, समांतर माध्य को हम लिख सकते हैं x बार। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ करेंगे आंकड़ों का योग कितना है। यहाँ पे 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, यानी कि कुल आंकड़े कितने हो गए, आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, यानी कि हम इसमें भाग देंगे 4 का। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे, लास्ट में 0 0 0 0, सभी की 0 है तो यहाँ पे आ गया 0। अब लास्ट से 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी कि 4 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 1 29, यानी कि 9 हासिल बचेगी 2। ठीक है, 1 1 2 1 3 और 1 4 5 और 1 6, यानी कि हमारे पास आ गया 40 बटे 4 का इसमें भाग देंगे। देखिए जब इसमें भाग देंगे 4 का तो क्या आएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा 29, तो 4 7 28, फिर 1 बचेगा, 1 से हो जाएगा 14, यानी कि 4 3 12। ठीक है, और फिर यहाँ पे बचेगा 2 और ये हो जाएगा 0, यानी कि 20, तो 4 पंजू 20, यह आ जाएगा 1735 रुपये। 1735 रुपये उसका माध्य आ जाएगा, यही उसका आंसर हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है कि सिर्फ समांतर माध्य आपसे बोला गया है तो आंकड़ों का योग और उनकी संख्या। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है कि समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर होता है समेशन x बटे n। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे कि इन सभी राशियों का योग करेंगे। सभी राशियों का योग यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 और प्लस x। अब x की जगह में नहीं पता है कि कितना अंक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये हमने सभी राशियों का, सभी आंकड़ों का योग लिख लिया है यहाँ पे, बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि राशियों की संख्या हो गई 8। तो हम क्या निकालते थे, समांतर माध्य, और हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि समांतर माध्य तो उसका 4 है, यानी कि हम समांतर माध्य की जगह लिख लेंगे 4। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई समांतर माध्य उसने पहले से दे दिया है, सिर्फ इन अंकों में से एक अंक हमसे छुपा लिया गया है, हमें इसे निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे कि जो ये 8 है यहाँ पे, इसमें ये गुणा में ऊपर की संख्या है, ये नीचे है, तो ये यहाँ पे इसके साथ गुणा हो जाएगी, यानी कि इसे लिख सकते हैं 4/1। तो ये वज्र गुणा होता है, तो जो 8 होगा वो 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे 8 चौक 32। ठीक है, बराबर। अब इन्हें जोड़ लेंगे, तो देखिए इन सबको जोड़ना आसान रहेगा। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20। अब देखिए 20 के बाद x हमें नहीं पता, तो 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26,
तो 26 प्लस एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे 26 प्लस एक्स। समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करें कि एक्स को इधर रख लेते हैं, बाकी राशि को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ पे है 32, और इसे जब पक्षांतरित करेंगे यानी कि इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये राशि प्लस की राशि है यहाँ पे, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 26, और यहाँ इधर बच जाएगा x। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 32 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और 2 6, यानी कि x, या इसे लिखा जा सकता है कि x बराबर 6। तो x का जो मान होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आ गया कि भाई वहाँ पे कि x का जो मान आया वो कितना आ गया, 6। समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही समांतर माध्य दे दिया गया है, तो हम इनसे समीकरण बना लेंगे। ठीक है, एक सरल समीकरण बनेगी। ठीक है, और उसके बाद में हम x का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। उसमें आपको दिया गया था कि 10 बच्चों के प्राप्तांक दिए गए थे, और यहाँ पे आपको किसी खिलाड़ी के 10 पारियों में उसके रन दिए गए हैं। तो इसका जो आपसे पूछा गया है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है कि औसत और समांतर माध्य और माध्य तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, तो इसका औसत निकालेंगे तो वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर लेंगे, और इसका जो औसत होगा वो निकल आएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों में समांतर माध्य की गणना कीजिए। इसका मतलब आपको कहा गया है कि भाई जो मासिक परीक्षा होती है, जो मंथली परीक्षा जो एग्ज़ाम होता है, उसमें 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए गए वो इस प्रकार हैं, और उनके यहाँ दिए गए हैं अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब कि रोल नंबर, जिस तरह से रोल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स के, उस तरह से कि जो फर्स्ट जिसके अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर फर्स्ट हैं उसने 30 अंक प्राप्त किए, जिसके रोल नंबर 2 हैं उसने 28 प्राप्त किए। इस तरीके से 1 से लेके और 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कुल 10 स्टूडेंट्स जिनके रोल नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं और ये उनके प्राप्तांक हैं, तो हमें इसके समांतर माध्य की गणना करनी है। तो देखिए आपको पता है कि जो समांतर माध्य होता है यानी कि x बार को हम लिखते हैं समेशन x बटे n, या बराबर लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यही होता है माध्य समांतर माध्य निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि 1 से लेके 10 तक, तो हमारे पास ये तो हो गई आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ों का योग यानी कि अंकों का योग। ठीक है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे कि आंकड़ों का योग कितना है, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 और प्लस 14। ठीक है, और बटे लिखेंगे हम उनकी आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, इन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए 0 और 8 8 तो 10 10 तो 12 12 और 8 20 20 और 5 25 25 और 5 30 30 और 6 36 और ये 4 40, यानी कि 0। हासिल कितने आए, 4। देखिए 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 2 12 12 और 2 14 14 और 1 15 15 और 2 17 17 और 1 18 18 और हमारे पास 25 4 यानी कि 22, यानी कि हमारे पास आ गए 220 बटे 10। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
22 में जब 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 अंक। तो जो हमारे पास समांतर माध्य निकल के आया वो आ गया 22। समांतर जो माध्य निकल के आया वो निकल के आ गया 22। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे आपको सीधे ये नहीं कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स के प्राप्तांक कितने हैं तो समांतर माध्य ज्ञात करिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई आपके अनुक्रमांक दे दिए जाते हैं कि 1 से लेके 10 रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं, तो आप उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। तो आपको एक विद्यालय यानी कि एक विद्यालय की लाइब्रेरी से प्रत्येक दिन की दी गई पुस्तकों की संख्या दी गई है कि भाई पहले दिन इतनी पुस्तकें दी गई, दूसरे दिन इतनी पुस्तकें दी गई, इस तरीके से 10 दिन तक इतनी पुस्तकें दी गई हैं। तो अब आपको उन 10 दिन की दी गई पुस्तकों का औसत निकालना है। तो वही सेम जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है कि उन सभी पुस्तकों का योग करके और उसमें 10 का भाग दे देंगे तो वो उसका औसत निकल आएगा। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के भार का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें कहा गया कि कोई कक्षा है जिसमें सेक्शन ए में 25 बच्चे हैं और उन बच्चों का औसत भार 51 किलोग्राम है, और जो सेक्शन बी है उस बी में 35 छात्र हैं और उनका औसत भार 54 है। तो उनका औसत भार क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि औसत भार, या फिर औसत लिख लीजिए इसे, कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ये आप जानते हैं कि जो औसत होता है वो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो अब हम यहाँ पे दिया गया है कि 25 छात्रों का औसत, प्रश्नानुसार 25 छात्रों का औसत भार है 51 किलोग्राम। ठीक है, इसलिए 25 छात्रों का कुल भार, इसलिए 25 छात्रों का कुल भार जो होगा वो होगा 25 गुणा 51। ठीक है, कि भाई 25 छात्रों का औसत भार यानी कि औसतन एक बच्चे का भार 51 है, तो 25 का कितना हो जाएगा? 25 गुणा 51, इसे हम गुणा कर लेंगे तो देखिए आएगा 25 से कम 25 यानी कि 5, और 25 बन जाएगा 125 और 2 यानी कि 100, ये आएगा 127 यानी कि आ गया 1275। ठीक है, यानी कि जब हम 25 छात्रों का कुल भार देखेंगे तो वो आएगा 1275। अब देखिए, कहा गया है कि सेक्शन बी में, या इसे लिख सकते हैं वर्ग बी, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वर्ग ए के। तो प्रश्नानुसार वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम दिया गया था। ठीक है, वर्ग बी में 35 छात्रों का औसत भार कितना दिया गया है? 54 किलोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 54 किलोग्राम। ठीक है, इसलिए 35 छात्रों का कुल भार
बराबर होगा 35 गुणा 54। समझ में आ गया कि भाई उनका जो कुल भार होगा वो 35 गुणा 54 होगा। आप इसे गुणा करिए, 35 दूनी 70 140 यानी कि 0 हासिल 14 हो गई। 35 दूनी 40 50 60 70 75 और ये 175 और 85 और 189 यानी कि ये आ गया 1890। ठीक है कि 35 छात्रों का कुल भार 1890 आ गया और 25 छात्रों का कुल भार 1275 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि 60 छात्रों का कुल भार। तो 60 छात्रों का कुल भार क्या होगा? 60 छात्रों का कुल भार होगा, अतः 60 छात्रों का कुल भार बराबर होगा 25 छात्रों का कुल भार। 25 छात्रों का, देखिए इसे वहाँ कर लेते हैं, ठीक। अतः 60 छात्रों का कुल भार बराबर होगा 25 छात्रों का कुल भार प्लस 35 छात्रों का कुल भार। 35 छात्रों का कुल भार, ठीक है, यानी कि दोनों की छात्रों 35 छात्र और 25 छात्रों का जो कुल भार है उनका योग बटे कुल छात्र कितने हैं 60 बराबर। देखिए 25 छात्रों का भार कितना है 1275 प्लस 35 छात्रों का है 1890 प्लस 1890 बटे 60। ठीक है, तो हम इसका योग करके इसमें भाग दे देंगे। 5 9 और 7 16 हासिल 1 2 और 8 10 और 11 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 यानी कि हमारे पास आ गया 3165 बटे 60। देखिए इसे और सरल करके लिख लीजिए पहले, फिर उसमें भाग लगाइए। 5 का भाग दोनों में जा सकता है तो 5 से ही कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60 होता है 5। ठीक है, 5 का भाग इसमें कटेगा तो 5 6 30, फिर एक बचेगा, यहाँ 16 होगा, 5 3 15, फिर एक बचेगा 5 3 15 यानी कि हमारे पास आ गया 633 बटे 12। 633 बटे 12। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, बच गए कितने 3, यहाँ हो गया 33, 12 दूनी 24। ठीक है, उसके बाद पॉइंट, यहाँ से कितने बचेंगे 6 और 3 9, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया क्योंकि 9 में भाग नहीं जाएगा, तो अब होगा वो 90। तो 12 6 की 72, 12 7 84, 12 7 84, बच गए वहाँ पे 6 के आगे 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंजो 60 यानी कि ये आएगा 0.75 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझने की बात इसमें क्या है कि भाई सेक्शन ए यानी वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत दिया गया है 51, तो हम 25 छात्रों का भार निकाल लेंगे 1275। दूसरा 35 छात्रों का औसत भार है 54, तो 35 छात्रों का कुल भार हो जाएगा 1890। ठीक है, तो 60 छात्रों का औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग बटे 60 छात्रों का भाग। ठीक है, इसमें जब उसका भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.75 यानी कि 75 किलोग्राम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी गई तो कितने संख्याएं बच गई 4, और 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे औसत दिया गया है, हमें पता है कि औसत बराबर होता है समेशन x बटे n, यानी कि सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत, तो हम क्या लिखेंगे पहले कि जो हटाई गई संख्या है माना
हटाई गई संख्या है x। ठीक है, तो पांच संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना है? 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो 5 राशियों का कुल योग, इसलिए 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 5 गुना 18, 5 गुना 18 होगा, और ये आ जाएगा 8 × 45 यानी 90। ठीक है, कि भाई 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि एक संख्या को माने 18, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? यानी 5 संख्याओं का योग होगा 5 गुना 18। ठीक है, उसके बाद कहा है कि एक संख्या हटा दी गई, इसका मतलब 4 संख्याओं का औसत। अब 4 संख्याओं का औसत दिया गया है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है, यानी कि प्रत्येक अंक को, प्रत्येक संख्या को 16 माना जा सकता है। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? इसलिए 4 संख्याओं का योगफल या योग कितना होगा? 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 गुना 16 और 16 32, 32 दूनी 64, ये आ गया 64। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई 5 संख्याओं का औसत 18 था, तो 5 संख्याओं का योग कितना आएगा? 90। 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो 4 संख्याओं का योग आएगा 64। तो एक संख्या जो हटी वो कितनी होगी? इसलिए अतः हटाई गई संख्या बराबर होगी 90 - 64 बराबर, यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 2, यानी कि 26। ठीक है, तो यानी कि हटाई गई जो संख्या है वो क्या होगी? 26। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि नया माध्य क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि जो माध्य होता है, माध्य बराबर होता है समेशन x/n, और यहाँ पे x जो है वहाँ पे x बराबर कितना है? x1 + x2 + x3, यानी कि x 13, यानी कि 13 संख्याओं का योग x है। ठीक है, तो हमने उनका योग कर लिया है। अब हमें कहा गया है कि 13 संख्याओं का माध्य, यानी कि 13 संख्याएं कौन कौन सी? x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6, यानी कि इस तरह से हम लिखते जाएं तो x13 यानी कि x13 तक इन 13 संख्याओं का जो समांतर माध्य जो दिया गया है हमें 13 राशियों का, वो दिया गया है कितना? 24। समझ में आ गया? क्वेश्चन में एक आ गया है कि भाई 13 जो राशियां हैं, उन 13 राशियों का जो माध्य है वो 24 है। तो आप बता सकते हैं कि इन 13 संख्याओं का योग कितना होगा? इन 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इसको इधर गुणा कर देंगे, इसलिए 1 से लेके x1 + x2 + x3 इस तरह से x13 तक इन सभी राशियों का जो योग होगा वो होगा 24 गुणा 13। समझ में आ गया कि भाई इन सभी राशियों का योगफल होगा वो 24 गुणा 13 के बराबर होगा। देखिए 13 चौक 52 यानी कि 2,
13 दूनी 26, 26 और 5 31, यानी कि आ गया 312 इन सभी राशियों का योग। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, अब यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा, इसका मतलब कि जो संख्या x1 थी वो x1 + 3 हो जाएगी। समझ में आ गया कि भाई जो प्रत्येक संख्या में जो x1 था उसमें 3 जोड़ा, उसके बाद कह रहा है कि x2 में भी 3 जोड़ दिया गया है, उसके बाद कहा गया है कि जो अगली संख्या है उसमें भी 3 जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से जो 13 संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में प्रत्येक में 3 3 3 जोड़ दिया गया है, यानी कि x 13 तक जो संख्याएं हैं उन सभी में 3 जोड़ दिया गया है। ये स्पेस कम होने की वजह से आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये इस तरह से चल रहा है, वरना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 + 3 x2 + 3 x3, यानी कि प्रत्येक x13 तक आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिख दिया गया है कि भाई x4 से लेकर x13 तक इसी क्रम में चल रहा है। ठीक है, अब कहा गया है कि भाई 3 जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो उसके माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए, तो जब इसमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया गया तो इसे क्या लिख सकते हैं अब हम, बराबर कि x1 + x2 + x3 x4 x5, मतलब कि x1 + x2 + x3, यानी कि ये तो हो गया x13 तक एक भाग। ठीक है, प्लस प्रत्येक में 3 जुड़ा है, इसका मतलब कि 13 संख्याओं में, इसका मतलब कि 13 संख्याओं में कितना जुड़ा है 3, तो इसका मतलब 13 × 39। समझ में आ गया कि भाई 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी कि 13 संख्याओं में से जब हम 3 3 उठाएंगे तो 13 × 39, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 39। समझ में आ गया कि जब x1 से लेके और x13 तक प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा जो हमारे पास अंक निकल के आएंगे वो कितने आएंगे 39। इतना समझ में आ गया। और बटे राशियाँ उतनी हैं जितनी पहले थी। कितनी थी राशियाँ पहले 13, तो यहाँ पे हो गया 13 का हम इसमें भाग देंगे। अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि x1 x2 x3 यानी कि x13 तक की राशियों का योग, x13 तक की राशियों का योग कितना है 312। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 312 और प्लस उसमें 39 और बढ़ जाएगा प्रत्येक में 3 जोड़ने के बाद, तो यहाँ हम लिखेंगे 312 + 39। ये 39 कहाँ से आया कि जब प्रत्येक अंक में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 13 × 39 बढ़ जाएगा। तो अब जब इसका हम माध्य निकालेंगे तो वो निकालेंगे ऐसे। ठीक है, बराबर, देखिए अब इसे जोड़िए, 9 और 2 11, यानी कि 1 और 3 4 और 1 हासिल 5 और उसके बाद 3, यह आ गया 351/13। और इसे जब हम सोल्व करेंगे आगे तो ये कितना होएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और यहाँ से बचेगा फिर 9 और 1, तो 13 सते 91, यानी कि 27। तो आपके पास जो नया परिवर्तन होकर माध्य आएगा वो आएगा 27। समझ में आ गया कि भाई हमें कहा गया था कि 13 संख्याओं का जो माध्य है वो 24 है। 13 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख ली और उनका 13 संख्याओं का माध्य 24 दिया गया है। इसका मतलब कि उन सभी का योग कितना हो जाएगा 13 × 24, यानी कि 312 के बराबर। अब कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया, मतलब कि प्रत्येक x में +3 जोड़ दिया गया है, प्रत्येक में +3 जोड़ दिया गया है। अब जब प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो 13 संख्याओं तक 3 जुड़ेगा, तो 13 संख्याओं में जोड़ेंगे तो 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो 13 बार जब करेंगे 13 × 39, इसका मतलब कि 39 उसमें अधिक बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे 312 + 39/13
13 होगा, तो नया जो आपका माध्य निकलेगा वो 27 निकलेगा, पहले कितना था 24। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राशि में अगर हम 3 बढ़ाएंगे तो उसका माध्य भी 3 बढ़ जाएगा, ये उसमें परिवर्तन हमें मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त, यानी कि एक कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया है, तो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का जो औसत बचा वो मासिक वेतन है 3200। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति, यानी कि जब वो सेवानिवृत्ति यानी कि वो जब जॉब कर रहा था तो उस समय उसका वेतन कितना था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कर लिया है कि भाई उसमें क्वेश्चन में था कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हमें दिया गया था 18 और एक संख्या हटा दी जाती है तो उनका औसत बचता है, उसमें 16 था। तो सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे उस संख्या की जगह हम उस कर्मचारी को मान सकते हैं। तो देखिए उसे कैसे करेंगे कि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, यानी कि मैं मंथली जो उनकी पेमेंट थी, मासिक वेतन जो है वो औसतन है रुपये 3000। कितनी है? 3000 रुपये मासिक वेतन उनका 5 कर्मचारियों का था। अब उनमें से जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि एक कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया, तो अब जो 4 कर्मचारी बच गए, अब 4 कर्मचारियों कि जो 4 कर्मचारी जो बच गए हैं उनका औसत मासिक वेतन अब है कितना है? 3200 रुपये। कितना है? 3200 रुपये। यानी कि 5 व्यक्तियों का या 5 कर्मचारियों का मासिक वेतन था 3000 रुपये और 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन है 3200 रुपये। तो उनका 5 व्यक्तियों का कुल वेतन होगा, 5 व्यक्तियों का कुल वेतन, इसलिए 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3000, 5 गुणा 3000 होगा, तो 5 ये 15, यानी कि आ गया 15000 रुपये। ठीक है, यानी कि 15000 रुपये उन 5 कर्मचारियों का कुल वेतन था। अब कह रहा है कि जो 4 कर्मचारी बचे हैं उनका मासिक वेतन 3200 रुपये है, तो 4 कर्मचारियों का अतः 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, यानी कि 4 कर्मचारियों पे कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना वेतन है चारों का मिला के, तो वो कितना होगा? 4 गुणा 3200, और जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 2 0, यानी कि 12800। ये आएगा 12800 रुपये। तो पहले जब 5 कर्मचारी थे तब 15000 था, और अब 4 कर्मचारी हैं जब 12800 है। तो जो सेवानिवृत्त जो अधिकारी था, जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी था, वो इसका मतलब कितने रुपए लेता था, इसलिए लिख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति कर्मचारी का वेतन, इसलिए जो सेवानिवृत्ति के समय उसका वेतन था 15000 माइनस 12800,
15,000 माइनस 12,800, तो ये कितना आ जाएगा? 15,000 में से 12,800 उठाएंगे तो ये आ जाएगा 200 और 2 यानी कि हो जाएगा 2200 रुपये। यानी कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है वो कितना वेतन लेता था? 2200 रुपये। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे है, उसमें 5 संख्याओं का औसत दिया गया था, उसमें कहा गया था एक संख्या हटा ली जाती है तो बाकी का औसत दिया गया था, तो उसमें से भी हम उन कुल संख्याओं का योग निकालते थे और उसमें से माइनस कर लेते थे। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, ऐसे कैसे? ठीक है, तो जो आपकी 17.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको औसत, माध्य और समांतर माध्य, यानी कि औसत, माध्य और समांतर माध्य, इन शब्दों से संबंधित जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, समांतर माध्य, माध्य और औसत का। तो इससे संबंधित आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि 17.1 के सभी सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं और आप माध्य, औसत और समांतर माध्य इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें बेहद ही आसानी से और सरल तरीके से कर सकेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अभ्यास करिए। जय हिंद, जय भारत।